जय हिंद दोस्तों। परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। पॉलिटी के सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को हम लोगों ने शुरू किया था। मौलिक अधिकारों में हम लोग पहला मौलिक अधिकार देख रहे थे, समानता का मौलिक अधिकार। और पिछले क्लास में जहां पे हम लोगों ने समाप्त किया था वहीं से आज हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। तो जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे थे वो लोग पिछला क्लास जरूर देखेंगे। जहां पे हम लोगों ने उसका समापन किया था उसी प्रिंट से हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसी पार्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए, लाइव क्लास आपका स्टार्ट हो गया है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। पहला मौलिक अधिकार जो हम लोगों ने शुरू किया था वो समानता का मौलिक अधिकार था। और समानता के मौलिक अधिकार में जो 6 खंड हैं, इन्हीं खंडों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो समानता के मौलिक अधिकार का जो पहला मौलिक अधिकार है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और जो दूसरा इसका अनुच्छेद है उस पे हम लोग बात कर रहे थे। और चूंकि टाइम लंबा हो गया था तो हम लोगों ने क्लास को वहीं पे रोक दिया था। वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसी पेज से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए और हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों का क्लास कहाँ पे समाप्त हुआ था और कहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। पिछला क्लास जो लोग देखे होंगे उनके ध्यान में होगा, यही पेज था हम लोगों का। यहीं पे हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया था। यहीं से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, यहीं से हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जो आरक्षण का प्राविधान किया गया है वो आरक्षण कहाँ से कहाँ तक किया गया है। एक बार फिर से 1 मिनट में हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। आपको याद होगा अनुच्छेद 15 में हम लोगों ने देखा था सामाजिक समानता प्रदान किया गया है। और इस सामाजिक समानता में 6 खंड हैं। इसमें पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड, ये तीनों खंड समानता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। लेकिन इसके बाद जो चौथा खंड है, पांचवा खंड है और छठा खंड है, ये इसके अपवाद हैं। ये इसके अपवाद हैं। आज इन्हीं अपवादों के विषय में हमको डिस्कस करना है। और ये अपवाद किस रूप में आते हैं? तो ये अपवाद आरक्षण के रूप में आते हैं। तो आरक्षण क्यों है, आरक्षण कहाँ से आया, आज इसी विषय पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस अनुच्छेद की बाकी बची हुई जो चीजें हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 में कहा गया था कि सामाजिक समानता प्रदान किया जाएगा। समाज में किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये भेदभाव के 5 आधार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर अब समाज में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 का मूल उद्देश्य है कि समाज में अब हर कोई समान है। और इसके लिए 3 खंड जोड़े गए हैं। पहले खंड में हम लोगों ने देखा था कि राज्य के द्वारा केवल जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य अपने तरफ से अपने नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरे खंड में हम लोगों ने देखा था कि व्यक्ति के द्वारा भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ केवल इन 5 आधारों पर, यानी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये भेदभाव 2 रूपों में नहीं हो सकता। इसका पहला खंड और दूसरा खंड हम लोगों ने देखा था। खंड क में कहा गया था कि जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं उन सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। खासकर उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा निम्न वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे शिक्षण संस्थान हो गया, जैसे यातायात के साधन हो गए, जैसे धार्मिक स्थल हो गए। तो इन स्थलों पर इनका प्रयोग और प्रवेश से वर्जित नहीं किया जा सकता। किसी भी जाति का हो वो इसका प्रयोग कर सकता है और इसमें प्रवेश कर सकता है, ये अधिकार दे दिया गया। यानी खंड क में कहा गया था कि सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग और प्रवेश से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इस तरह का कोई भेदभाव यहाँ नहीं करेगा। और अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये तो खंड क में कहा गया था। खंड ख क्या कहता है? राज्य निधि से पोषित जो सार्वजनिक स्थल है, यानी सरकार के अंडर में जो सार्वजनिक स्थल है वहां भी कोई भेदभाव नहीं होगा। चाहे वो रेलवे प्लेटफॉर्म हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रोडवेज हो, ठीक ना। ऐसे स्थल, कोई ऐतिहासिक स्थल है तो वहां भी प्रवेश और
प्रयोग पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, केवल इन आधारों पर कि ये इस जाति का व्यक्ति है इसलिए यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये भेदभाव समाप्त करने के लिए ये लाया गया है। तो खंड 1 में बताया गया कि राज्य कोई भेदभाव नहीं कर सकता। खंड 2 में बताया गया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन ये जो तीसरा खंड इसका है, इसमें कुछ विशेष व्यवस्था दे दी गई है। समानता का जो मौलिक अधिकार है, सबको समान करने के लिए ये लाया गया। लेकिन हकीकत ये है कि आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। महिलाओं को वो स्थिति प्राप्त नहीं हो पाई है जो उनको मिलना चाहिए। तो महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। आज भी पुरुषों के बराबर महिलाओं की शक्ति नहीं है। महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए सरकार के द्वारा अन्य योजनाएं चलाए जाने की आवश्यकता है। तो इसी का परमिशन देता है ये तीसरा खंड। तीसरे खंड में लिख दिया गया कि राज्य महिलाओं और बच्चों के संबंध में कुछ विशेष प्रबंध कर सकता है, कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। और इसका विरोध पुरुष समाज इस आधार पे नहीं करेगा कि जब लिंग के आधार पे समानता है तो महिलाओं के लिए अगर कुछ विशेष व्यवस्था दी जा रही है तो पुरुषों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस आधार पे पुरुष कोई क्लेम नहीं कर सकता और इसमें यह नहीं माना जाएगा कि यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। यहां तक की जो बातें हैं ये अनुच्छेद 15 के मूल उद्देश्य से संबंधित है। लेकिन इसका जो चौथा खंड है, पांचवा खंड है और जो छठा खंड है, ये इसका अपवाद है। क्या है इसका? इसका अपवाद है। तो अपवाद में क्या बताया गया है? अपवाद को जब हम लोग देखेंगे तो देखने में लगेगा कि इसका चौथा, पांचवा और छठवां खंड ही अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कर रहा है। क्योंकि अनुच्छेद 15 कहता है कि सामाजिक समानता है, लेकिन यहाँ पे चौथा खंड कह रहा है कि राज्य एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए कुछ विशेष प्रबंधन कर सकता है और इसी के माध्यम से राज्य के द्वारा एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण दे दिया गया। तो देखने में लगता है कि ये तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कर रहा है। उसी तरह से पांचवें खंड पे आएंगे तो पांचवें खंड में कहा गया कि निजी शिक्षण संस्थाओं में अब एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। तो ये भी लग रहा है कि अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कर रहा है। अभी हाल ही में जुड़ा है छठवां खंड जिसमें ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के वर्ग के लोगों को 10% का आरक्षण दे दिया गया। तो ये भी प्रथम दृष्टया यही लगेगा कि सामाजिक समानता का ये तो सीधा सीधा उल्लंघन है। एक तरफ संविधान कह रहा है कि सारे लोग बराबर हैं, इक्वल हैं, समाज में सारे लोग बराबर हैं, और दूसरे तरफ यहाँ भेदभाव हो रहा है आरक्षण दे करके। तो आरक्षण का जो मुद्दा है ये बड़ा ही विवादित मुद्दा है और इस पे राजनीति खूब होती है। तो आरक्षण का जो संबंध है वो अनुच्छेद 15 से संबंधित है। अब आरक्षण क्या है, ये कहां से आया, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके बारे में अब हम लोग समझेंगे, तभी ये वाला पार्ट हमको ठीक से समझ में आ पाएगा। क्योंकि पूरा का पूरा मामला आरक्षण से संबंधित है। तो चौथे खंड, पांचवें खंड, छठवें खंड में क्या कहा गया है इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले आरक्षण को हम लोग समझ लेते हैं कि आरक्षण है क्या, इसको लाने की आवश्यकता क्या थी, क्या ये आवश्यक है, क्योंकि हमारा समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। एक वर्ग ऐसा है जो आरक्षण का समर्थन करता है, कहता है आरक्षण होना चाहिए, बिना आरक्षण का इन वर्गों का विकास ही नहीं हो सकता। और कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है तो वो इसका विरोध करते हैं कि जब देश में सामाजिक समानता है तो फिर आरक्षण क्यों, ये तो भेदभाव है। तो दो वर्गों में हमारा समाज बटा हुआ है। तो आज हम प्रयास करेंगे कि न्यूट्रल रहते हुए, तटस्थ रहते हुए आरक्षण पे सारी बातों का हम लोग वर्णन करें और देखें आरक्षण का ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा है, भारतीय संविधान में आरक्षण का क्या प्राविधान है, उसको पहले हम लोग समझते हैं, फिर ये वाला पार्ट हमको ठीक से समझ में आ पाएगा। तो चलिए पहले थोड़ा सा हम लोग आरक्षण के बारे में समझ लेते हैं। आरक्षण क्या है, इसकी जरूरत क्या है और इसको क्यों लाया गया। तो अगर हम आरक्षण की बात करें, आरक्षण, तो आरक्षण वास्तव में एक माध्यम है। किस चीज का माध्यम है? समानता लाने का एक माध्यम है। समानता के लिए आरक्षण आवश्यक है। समानता के लिए आरक्षण आवश्यक है।
अब ये तो विरोधाभासी बातें हो गई। एक तरफ समानता की बात करता है और दूसरे तरफ कहता है कि आरक्षण के माध्यम से किसी वर्ग को हम विशेष व्यवस्था देंगे। तो जब विशेष व्यवस्था देंगे तो समानता कहाँ रह गया? तो देखिए, समानता के दो विचारधाराएं हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए 2 मिनट में, फिर आगे की चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी समझना कि आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसका एनालिसिस आप स्वयं कर सकते हैं। समानता का दो स्वरूप मौजूद है हमारे पॉलिटिकल साइंस में। एक को कहा जाता है नकारात्मक समानता, एक होता है नकारात्मक समानता और एक होता है सकारात्मक समानता। एक नकारात्मक समानता का स्वरूप होता है, एक सकारात्मक समानता का स्वरूप होता है। अब ये नकारात्मक समानता क्या है, सकारात्मक समानता क्या है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। नकारात्मक समानता का मतलब होता है कि जहां पर सभी लोगों के लिए एक जैसी व्यवस्था बना दिया जाए, वहां किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, सब लोगों को इक्वल कर दिया जाए, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे नकारात्मक समानता को अपनाया गया है। यहाँ सबको इक्वल कर दिया गया है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी के बीच में। एग्जाम्पल के रूप में एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए कोई माता पिता हैं और उस माता पिता के दो बच्चे हैं। अब माता पिता ने ये निर्णय लिया कि हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, दोनों बच्चों की परवरिश एक समान रूप से करेंगे, दोनों की शिक्षा दीक्षा, दोनों की चिकित्सा व्यवस्था, दोनों का पालन पोषण एक बराबर तरीके से करेंगे, इनके साथ हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो कहा जाएगा यहाँ पे ये समानता की बात कर रहे हैं, माता पिता बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है। तो ये नकारात्मक समानता की बात हो गई कि सबके लिए इक्वल व्यवस्था होगी, जितना ध्यान हम एक बच्चे पर देंगे उतना ही ध्यान दूसरे बच्चे पर भी देंगे। तो ये नकारात्मक समानता का व्यवहार हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए उस माता पिता के जो दोनों बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा ऐसा है जो प्रखर बुद्धि का है और एक बच्चा ऐसा है जो मंद बुद्धि का है। दोनों के बुद्धिलब्धि में अंतर है। एक इंटेलिजेंट है और एक थोड़ा सा मंद बुद्धि का बालक है। अब दोनों के लिए अगर एक तरह की शिक्षा व्यवस्था रखी जाए तो जो मंद बुद्धि का बालक है वो हमेशा पिछड़ा रह जाएगा उस प्रखर बुद्धि वाले बालक की अपेक्षा। तो माता पिता क्या करते हैं कि जो बच्चा थोड़ा सा कमजोर है पढ़ने लिखने में, उस बच्चे के लिए अलग से कुछ व्यवस्था कर देते हैं। जैसे उसके लिए ट्यूशन लगा दिया, जिससे उस बच्चे का भी शैक्षिक स्तर बढ़ सके। तो ये माता पिता के द्वारा जो किया गया, इसका मूल उद्देश्य क्या है, जिससे दोनों बच्चों को बराबर किया जा सके। लेकिन प्रथम दृष्टिया देखेंगे तो ये लगेगा कि दोनों के बीच में भेदभाव हो रहा है। एक बच्चे पे माता पिता ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, अलग से उसके लिए शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, ट्यूशन लगा रहे हैं, और दूसरे बच्चे के साथ नहीं कर रहे हैं। तो ये तो प्रथम दृष्टिया ये असमानता को दर्शा रहा है कि भेदभाव हो रहा है दोनों के बच्चों के बीच में। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि मूल उद्देश्य यही है कि जो दोनों के बीच में गैप है, एक बच्चा जो ज्यादा बुद्धिमान है, एक बच्चा जो थोड़ा सा मंद बुद्धि का है, दोनों को बराबरी का दर्जा देने के लिए जो बच्चा मंद बुद्धि का है उसको ऊपर उठाने के लिए थोड़ी सी शिक्षा व्यवस्था उसकी बेहतर कर दी गई। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, इसी को कहा जाता है सकारात्मक समानता। जब सबके लिए इक्वल व्यवस्था होगा, उसका पर्सनल माइंडसेट नहीं देखना है, सारे बच्चों के ऊपर एक जैसा ध्यान देना है, तो नकारात्मक समानता है। लेकिन बच्चों की यथा स्थिति को देख करके उनके लिए विशेष व्यवस्था देना ही सकारात्मक समानता होता है। यही मूल है आरक्षण की व्यवस्था का। यही मूल है आरक्षण की व्यवस्था का। अब जो अनुच्छेद 15 में पहला खंड दूसरा खंड हम लोगों ने देखा, ये नकारात्मक समानता को दिखाता है। अनुच्छेद 15 का जो पहला खंड था, इसका जो दूसरा खंड था, जिसमें कहा गया राज्य के द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा समाज में, और समाज के व्यक्तियों के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये नकारात्मक समानता को दिखा रहा कि सबके लिए इक्वल व्यवस्था होगी। लेकिन सकारात्मक समानता क्या कहता है? सकारात्मक समानता ये कहता है कि समाज हमारा दो वर्गों में बटा हुआ है, एक उच्च वर्ग है, एक निम्न वर्ग है, और निम्न वर्ग की स्थिति बहुत खराब है और इनको ऊपर उठाने के लिए आवश्यक है कि इनको कुछ विशेष व्यवस्था दी जाए, तभी ये उच्च वर्ग के बराबर आ सकते हैं। और यही जो विशेष व्यवस्था दी जाएगी, यही आरक्षण है। आरक्षण एक साधन है असमानता को दूर करने का और समानता के मूल उद्देश्य को पूरा करने का।
तो आरक्षण का जो प्राविधान है वो सकारात्मक समानता के विचारधारा को लेकर के चलता है। तो हमारे समाज में लंबे समय से असमानता रहा है, लंबे समय से असमानता रहा है, सामाजिक शोषण का दौर रहा है। तो ये जो सामाजिक शोषण है ये बहुत लंबे समय तक रहा। सामाजिक शोषण, और इस सामाजिक शोषण की वजह से जो हमारा समाज है ये दो वर्गों में बंट गया। एक को कहा गया उच्च वर्ग, और एक को कहा गया निम्न वर्ग। तो जो सामाजिक शोषण है इसका इतिहास नया नहीं है, इसका इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है, बहुत लंबा इतिहास है। भारत में जो जाति प्रथा का आरंभ हुआ, जो वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई, वो ऋग्वैदिक काल से मानी जाती है। वर्ण व्यवस्था का जो मूल सूत्रपात हुआ वो ऋग्वेद में इसका वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की परिकल्पना की गई है। विराट पुरुष का मतलब ईश्वर। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन मिलता है कि एक विराट पुरुष हैं यानी ईश्वर हैं, उनके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, पेट से वैश्य की उत्पत्ति हुई और पांव से शूद्र की उत्पत्ति हुई। यहीं से शुरू होता है वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा यहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ये कर्म आधारित था, जिस तरह का जो कर्म करेगा उसी जाति में उसी वर्ण में वो माना जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उत्तर वैदिक काल आया और अन्य वेदों की रचना हुई। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद आए, फिर पुराण आए, उपनिषद आए, बहुत सारे धर्म ग्रंथ आए, और ये जो वर्ण व्यवस्था था ये कर्म आधारित ना होकर के जन्म आधारित हो गया। जिस जाति में जो जन्म लेगा उसका कर्म किसी भी तरह का हो वो माना जाएगा उसी जाति का। और यहीं से हमारा समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। और इतना संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित हो जाता है हमारा समाज कि जो निम्न वर्ग है इनको धर्म का अधिकार और शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। शिक्षा का अधिकार, इन दोनों अधिकारों से इनको वंचित कर दिया जाता है और इनके साथ शुरू हो जाता है भेदभाव। असमानताएं इनके साथ शुरू हो जाती है, भेदभाव शुरू हो जाता है, असमानता शुरू हो जाती है, असमानता आरंभ हो जाता है। और पूरा उत्तर वैदिक काल इसी असमानता से ग्रसित था। यही कारण था कि उत्तर वैदिक काल के अंत में जब एक धार्मिक विस्फोट हुआ और बहुत सारे नए धर्मों की उत्पत्ति हुई तो उसी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म आता है। और जो लोग निम्न वर्ग से संबंधित थे, जिनके साथ छुआछूत हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, वो इससे प्रताड़ित होकर के हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म या जैन धर्म को स्वीकार कर लिए। और यहीं से विकास हुआ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। जो बचे रह गए इनके साथ भेदभाव होता रहा। आ गया मध्यकाल, और मध्यकाल में इस्लाम आया, मुस्लिम शासक आए, गुलाम वंश से इनका आरंभ हो गया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, मुगल वंश, सारे वंशावली इस्लाम से संबंधित थे। तो जब इस्लाम आया तो ये समानता की बात करता था कि हमारे यहाँ सारे लोग समान हैं। लेकिन भारत में ये जाति प्रथा को तो नहीं तोड़ पाया, बल्कि इस्लाम में ही जाति प्रथा आ गया, वहां भी जातियां बनने लगी, यानी हमारी बुराई इस्लाम में पहुंच गई। तो मध्यकाल में भी इस पे कोई काम नहीं हो पाया, इनके साथ भेदभाव होता रहा। आ गया ब्रिटिश काल, और जब ब्रिटिश काल आया तो अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था कि हम ज्यादा से ज्यादा धन कमाएं। तो ये लोग ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे इसमें। तो जाति प्रथा पे इन लोगों ने बहुत ज्यादा कार्य नहीं किया, छुआछूत पे कुछ कार्य नहीं किया। हाँ, समाज सुधार का कार्य आरंभ हुआ, और इन समाज सुधारकों के द्वारा जो धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण की प्रक्रिया शुरू हुई, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद विद्यासागर, बहुत सारे लोगों ने समाज सुधार का कार्य किया। यहां से जन जागरण शुरू हो जाता है जाति प्रथा के खिलाफ। इनमें एक व्यक्ति का नाम मिलेगा, ज्योतिबा बाई फुले। 1827 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और 1890 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो निम्न जाति से संबंधित थे। और हुआ क्या कि उनके साथ भी बहुत सारा भेदभाव होता था, तो वो इसके खिलाफ
लड़ना शुरू कर देते हैं और दलित बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना करते हैं 1848 ईस्वी में। लेकिन वहां बालिकाएं जाने से बचती हैं क्योंकि उस समय शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था दलित समाज को। तो लोगों ने मांग किया, दलित समाज के लोगों ने, कि अगर कोई महिला अध्यापिका रहे तो फिर बालिकाओं को भेजा जाएगा शिक्षा दिलाने के लिए। तो इन्होंने अपने पत्नी को लगा दिया था, सावित्रीबाई फुले को। तो यहां से इनकी शिक्षा दीक्षा आरंभ हो जाती है। उसके बाद आगे चल करके इन्होंने एक समाज की स्थापना किया, एक संगठन की स्थापना किया जिसको सत्य शोधक समाज के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से इस जाति प्रथा के खिलाफ ये लड़ना शुरू करते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक किताब लिखा था गुलामगिरी, और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से दलितों के साथ भेदभाव, अत्याचार, छुआछूत होता था। छुआछूत का आलम तो इतना खराब था कि इतिहास के पन्नों में बहुत सारे आपके उदाहरण प्राप्त हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें चलती रही और ज्योतिबा बाई फुले इस पे काम करते रहे। हंटर कमीशन जब बनाया गया 1882 में, तो वहां भी ज्योतिबा बाई फुले ने ये मांग किया कि दलितों के लिए, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण दिया जाए। लेकिन इस पे बहुत कुछ काम नहीं हो पाया। आगे चल करके साहू जी महाराज, कोल्हापुर के जो शासक थे, उनके द्वारा इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया जाता है और बहुत सारा वित्त पोषण दिया जाता है ज्योतिबा बाई फुले के संस्थान को। आगे और आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, तो 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग, जो 1906 ईस्वी में गठित हुआ था, उसने मांग किया कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल होना चाहिए। अमृतसर अधिवेशन में 1908 में ये मांग किया था, और मार्ले मिंटो सुधार जो आता है 1909 में, उसमें मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान कर दिया जाता है और इसके माध्यम से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल मिल जाता है। आगे प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है 1919 में, भारत शासन अधिनियम, और इसके माध्यम से और भी कई प्रकार के सुधार किए गए। आरक्षण के विषय में बातचीत आरंभ हुई और मद्रास में जस्टिस पार्टी की सरकार बनी, और इस जस्टिस पार्टी ने मद्रास में कम्युनल जियो को लागू कर दिया, सांप्रदायिक जियो लागू कर दिया, और इसमें जनसंख्या के अनुपात में लोगों को आरक्षण प्रदान कर दिया। और प्रयास किया गया कि जो ब्राह्मण वर्ग हैं उनको 50% से अधिक का आरक्षण न दिया जाए। तो ये सारी चीजें चलती रही और समय आगे बढ़ता रहा। जब साइमन कमीशन आया 1928 में, तो वहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी मांग किया कि दलितों के उत्थान के लिए आरक्षण जरूरी है, तो आरक्षण इनको मिलना चाहिए, उसमें अपनी मांग रखा। तो साइमन कमीशन ने जो अपना रिपोर्ट सौंपा, उस रिपोर्ट में इसको मेंशन किया गया और उसी रिपोर्ट के आधार पे गोलमेज सम्मेलन आरंभ हुआ। तो पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930, 31 और 32 में। तो इन गोलमेज सम्मेलनों में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे और हर जगह ये मांग करते थे कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए, और इस बात को स्वीकार कर लिया ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलन में। और जैसे ही गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक कम्युनल जियो पास किया, एक सांप्रदायिक पंचाट जारी किया, और इस सांप्रदायिक पंचाट के माध्यम से 1932 में दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया। और जैसे ही ये मांग स्वीकार हुआ और इसको भारत भेजा गया, उस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में पूना में बंद थे। उन्होंने इसके खिलाफ आमरण अनशन कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजों की चाल है, अगर दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल मिल गया तो फिर दलित हमेशा हमेशा के लिए हिंदुओं से कट जाएंगे, और अंग्रेज यही चाहते हैं, और मेरे जीते जी दलितों को कोई पृथक निर्वाचक मंडल नहीं दिया जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर भी दबाव बना और दोनों की मुलाकात हुई, और दोनों के बीच में, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसको पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो 1932 में पूना समझौता हो गया, और इस समझौते के माध्यम से इस विचार को त्याग दिया गया कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए। महात्मा गांधी ने भरोसा दिलाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कि दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए यह पृथक निर्वाचक मंडल आवश्यक नहीं है, इससे विभाजन हो जाएगा हिंदू धर्म में, बल्कि दलितों की स्थिति सुधारने के लिए सबसे बेहतर विकल्प है आरक्षण। हम विधानमंडलों में
दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कराएंगे और इस आरक्षण के माध्यम से इनकी स्थिति को सुधारा जाएगा। और हुआ भी वही। आगे जो विधानसभा चुनाव हुए 1936-37 में, उसमें दलितों को आरक्षण दिया गया और 1935 का जो अधिनियम आया था उसमें पहली बार दलितों को एक कैटेगरी दलितों के लिए एक कैटेगरी बनाई गई जिसको एससी वर्ग कहा जाता है। तो जो एससी एसटी वर्ग बनाया गया ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था। तो यहाँ पे 1935 का अधिनियम आ गया, उसके आधार पे चुनाव हुए, उसमें दलित वर्ग को आरक्षण दिया गया। तो इस तरह से आरक्षण की परंपरा आगे बढ़ी। अब आ गया 1947 और 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। अब जब देश आजाद हो गया तो राजनीतिक आजादी तो मिल गई, अब जरूरी था सामाजिक आजादी को पाना। सामाजिक आजादी का मतलब क्या? यही समाज में सबको समानता का दर्जा मिले। तो मौलिक अधिकारों में समानता का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन हकीकत में आप देखेंगे तो हमारे समाज की स्थिति कुछ इस तरह की है। कोई बहुत उच्च लेवल पे है, कोई बहुत निम्न लेवल पे है। कुछ जातियां बड़ी उच्च जातियां मानी जाती हैं, कुछ जातियां बहुत निम्न जातियां मानी जाती हैं। तो इनकी स्थिति कैसे सुधारी जाए, इसके लिए आरक्षण बहुत जरूरी था। तब अब इस पे आरंभ होता है संविधान सभा में बहस। अब संविधान सभा में क्या हुआ उसके बारे में समझिए। आरक्षण के संबंध में ये तो ऐतिहासिक बातें हो गई। अब आ जाते हैं संविधान सभा में आरक्षण के संबंध में क्या बातें हुई थी। तो आरक्षण की अगर हम बात करेंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पूर्ण रूप से इसके पक्ष में थे कि एक ही तरीका है दलितों की स्थिति सुधारने का, निम्न वर्ग की स्थिति सुधारने का, कि आरक्षण मिलना चाहिए। बिना आरक्षण के इनकी स्थिति ठीक नहीं हो सकती। जबकि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। इनका मानना था कि यह एक सामाजिक समानता है, इसका राजनीतिकरण ना किया जाए, सामाजिक तरीके से इसको ठीक किया जाए। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यह एक सामाजिक समस्या नहीं है, यह एक आर्थिक समस्या है। जब तक इनको सशक्त नहीं बनाया जाएगा तब तक ना तो शिक्षा में इनकी भागीदारी बेहतर हो सकती है और ना ही समाज में इनको सम्मान मिल पाएगा। तो इसलिए आवश्यक है कि इनको आरक्षण मुहैया कराया जाए और आरक्षण के माध्यम से इनको सशक्त बनाया जाए, तभी समाज में एक बराबरी का दर्जा हो पाएगा और जो अनुच्छेद 15 का मूल उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा कि समाज में सारे लोग समान हो जाए। तो लगभग लगभग ये सहमति बन गई कि आरक्षण प्रदान किया जाएगा। लेकिन सवाल यही था कि आरक्षण कहाँ दिया जाए, कितना दिया जाए और किसको दिया जाए, एक बड़ी समस्या थी। तो इस पे विचार विमर्श आरंभ हो गया। तो आरक्षण कहाँ दिया जाए, किन क्षेत्रों में, एक बड़ा प्रश्न था। तो कई क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था इसमें कि आरक्षण कहाँ मिलना चाहिए। तो यहाँ कहा गया कि आरक्षण विधानमंडल में मिलना चाहिए, विधानमंडल में। और विधानमंडल दो स्तरीय है, आप जानते हैं। केंद्र में भी विधानमंडल है जिसको हम संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट, और राज्यों में भी विधानमंडल है, विधानसभा, विधान परिषद। तो कहा गया विधानमंडल में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए, यह भी तय किया गया। इसके अलावा कुछ और क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था, जैसे कहा गया न्यायपालिका में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए। इसके अलावा मंत्रिमंडल में आरक्षण होना चाहिए। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में आरक्षण होना चाहिए। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण होना चाहिए, शैक्षणिक संस्थान। तो बहुत सारे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया संविधान सभा में कि कहां कहां पे आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो बहुत सारे क्षेत्र चिन्हित किए गए, लेकिन अंततः निर्णय यही लिया गया कि नहीं, हर जगह तो आरक्षण देना उचित नहीं है, संभव भी नहीं है। इसीलिए कुछ ही क्षेत्रों में आरक्षण दिया जा सकता है। तो अंतिम रूप से जो तय किया गया था, इन दो क्षेत्रों को तय किया गया कि दो स्थानों पर आरक्षण दिया जाएगा, विधानमंडल में आरक्षण होगा और सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। यानी इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि यहाँ पे आरक्षण
प्रदान नहीं किया जाएगा, यहाँ पे आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये तय हो गया संविधान सभा में कि इन दो स्थानों पे आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो विधानमंडल में जो आरक्षण है, इसमें भी कहा गया कि जो उच्च सदन है इसमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा, केवल निम्न सदन में आरक्षण दिया जाएगा। दो सदन होते हैं, एक होता है उच्च सदन और एक होता है निम्न सदन। तो आप जानते हैं, अगर केंद्र की बात करें तो राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। तो कहा गया केवल लोकसभा में आरक्षण होगा। निम्न सदन की बात कर लें केंद्र की, अगर केंद्र की बात करेंगे तो निम्न सदन क्या है, लोकसभा है। और अगर राज्यों में देखेंगे विधानमंडल को, तो उच्च सदन में विधान परिषद आता है और निम्न सदन में विधानसभा आता है। तो राज्यों की अगर हम बात करें तो राज्यों में विधानसभा। तो यहां तय किया गया कि यहां पे आरक्षण दिया जाएगा, यानी विधानमंडल के निचले सदन में आरक्षण दिया जाएगा, यानी लोकसभा में आरक्षण दिया जाएगा और विधानसभा में आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। तो ये तय हो गया संविधान सभा में, अब इसको संविधान में डाला गया और इसी के माध्यम से लोकसभा में सीटें रिजर्व होती हैं, आज भी रिजर्व होती हैं, और विधानसभा में भी एससी एसटी के लिए सीटें रिजर्व होती हैं। तो विधानमंडल में जो आरक्षण दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, ये कितने समय के लिए आरक्षण दिया जाए। तो संविधान सभा में यह तय हुआ कि विधानमंडल में जो आरक्षण दिया जाएगा ये 10 वर्ष के लिए दिया जाएगा। कितने समय के लिए, 10 वर्ष के लिए दिया जाएगा। तो 10-10 वर्ष के लिए आरक्षण दिया जाता रहा है और समय समय पे ये रिन्यूअल होता रहा है। शुरुआत में 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो 10 वर्ष के लिए इसको डाला गया और आगे चल करके 1960 में फिर रिन्यूअल किया गया। तो हर 10-10 साल में ये आरक्षण को रिन्यूअल किया जाता रहा है और अभी अंतिम बार 2020 में इसका रिन्यूअल किया गया है। और इस रिन्यूअल में विधानमंडल में जो आरक्षण दिया गया है वो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 सदस्यों की नियुक्ति होती है उस आरक्षण का रिन्यूअल नहीं किया गया है, बाकी सारे आरक्षण का रिन्यूअल कर दिया गया। तो जो 545 सीटों पर लोकसभा का चुनाव था वो 543 सीटें ही रह गई हैं। जो मनोनीत सदस्य थे, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के, उन सदस्यों को निरस्त कर दिया गया है। अब वहां मनोनयन नहीं होगा बल्कि निर्वाचन से भरा जाएगा। तो इस तरह से सरकारी नौकरियों में तो 10 वर्ष के लिए आरक्षण दिया गया और आवश्यकता अनुसार जैसी जरूरत पड़ेगी उस तरह से इस आरक्षण को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अभी तक इसको बढ़ाया ही जाता रहा है, कभी ये रुका नहीं है। तो ये केवल 10 वर्ष के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है सरकारी नौकरियों में कितना आरक्षण दिया जाए, कितने समय के लिए दिया जाए। तो इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए दे दिया गया। कहा गया सरकारी नौकरियों का आरक्षण निश्चित समय नहीं होगा, ये अनिश्चित समय के लिए दिया जाएगा, अनिश्चित समय के लिए दिया जाएगा। तो इस तरह से कितना दिया जाए और कितने समय के लिए दिया जाए इसकी बात हो गई। अब अगला प्रश्न ये था कि ये दोनों आरक्षण जो दिया जाएगा इसमें आरक्षण की सीमा क्या होगी, कितने प्रतिशत का आरक्षण दे दिया जाए। तो इस पे भी खूब बहस हुआ संविधान सभा में और अंत में यह तय हुआ कि 2 रास्ते हैं। एक तरीका तो यह है कि जितनी जिसकी जनसंख्या है उस अनुपात में उसको आरक्षण दे दिया जाए और दूसरा तरीका यह है कि ठीक ठाक आरक्षण दे दिया जाए, उनके प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाए जिससे उनका डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि ये एक अस्थाई व्यवस्था तो है नहीं। आरक्षण आरक्षण एक अस्थाई व्यवस्था है। जब तक समानता का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तब तक आरक्षण की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो जो पहला तरीका सुझाया गया कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उतना आरक्षण दे दो, तो इस पे जब बहस हुआ तो संविधान सभा में यह हुआ कि नहीं, ये तो अनुच्छेद 15 का सीधा सीधा उल्लंघन करने लगेगा, समानता का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा अगर इस अनुपात में आरक्षण दे दिया गया। तो तय ये किया गया कि एक ठीक ठाक मात्रा में आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये ठीक ठाक मात्रा का जो प्रतिशत एक तरह से निकाला गया, उसको अगर आप देखेंगे तो सरकारी नौकरियों में अगर आरक्षण की बात करें तो इसमें एससी वर्ग का जो आरक्षण निर्धारित किया गया वो 15% का निर्धारित किया गया और जो एसटी वर्ग का आरक्षण निर्धारित किया गया वो 7.5% का आरक्षण निर्धारित किया गया और वर्तमान समय में भी यही चल रहा है।
वर्तमान समय में एससी वर्ग को 15% और एसटी वर्ग को 7.5% का आरक्षण दिया गया है। इसी तरह से अगर विधानमंडल की बात करें तो यहाँ पर जो निम्न सदन है यानी लोकसभा, यहाँ पर भी एससी और एसटी वर्ग के लिए कोटा निर्धारित कर दिया गया, सीटों को रिजर्व कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं में भी एससी और एसटी के लिए सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। तो इन दोनों का वर्णन अगर सरकारी नौकरियों वाला देखेंगे तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 16 के चौथे खंड में कर दिया गया और इस चौथे खंड में एससी वर्ग को 15% और एसटी वर्ग को 7.5% का आरक्षण दे दिया गया। यानी ये मूल संविधान में ही वर्णित है। जब हमारा संविधान लागू किया गया उसी समय विधानमंडल और सरकारी नौकरियों का ये आरक्षण फिक्स कर दिया गया था, एससी और एसटी वर्ग का। और इसका वर्णन कहाँ किया गया? ये अनुच्छेद 16(4) में किया गया। और विधानमंडल का जो आरक्षण है इसकी अगर आप बात करेंगे तो इसके कई अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 340 तक में इसका वर्णन किया गया है। अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग तरह से सीटें रिजर्व की गई हैं, कहीं पे लोकसभा के लिए, कहीं पे राज्यसभा के लिए, कहीं पे विधानसभा के लिए, कहीं विधान परिषद के लिए, कहीं आयोग बनाने की बात की गई है। तो अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग तरह की बातें की गई हैं। तो ये तो बात हो गई संविधान सभा की कि संविधान सभा शुरुआत में तो तैयार ही नहीं था कि आरक्षण लागू होना चाहिए, लेकिन दबाव में आकर के आरक्षण को लागू किया गया, क्योंकि समानता का जो मूल उद्देश्य था उसको पूरा करना अत्यंत आवश्यक था और उसका एकमात्र विकल्प यही था कि आरक्षण दे करके ये व्यवस्थाएं की जाए। तो संविधान में दो तरह के आरक्षण का प्राविधान किया गया, एक विधानमंडल में आरक्षण यानी पार्लियामेंट में और राज्य विधानसभा में आरक्षण, और सरकारी नौकरियों में आरक्षण। यहां तक तो बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। देखिए हुआ क्या, 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके वजह से आरक्षण वाली समस्या फिर से दोबारा सरकार के सामने आ गई। क्या हुआ था 1950 में, एक घटना है उसको समझ लीजिए। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद हुआ क्या, आप जानते हैं कि मद्रास में कम्युनल जियो लागू था। जस्टिस पार्टी के द्वारा 1920 में जब चुनाव जीती थी तो उसने कम्युनल जियो पास करके आरक्षण लागू कर दिया गया था और वहां पे जाति के आधार पर लोगों को आरक्षण दे दिया गया था। अब हुआ क्या कि 1950 में एक बालिका है जिसका नाम था चंपकम दोरई राजन, वो पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट एक मामले को लेकर के। मामला क्या था? मामला यह था कि उसने मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और उस एंट्रेंस एग्जाम में उसके अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन उसके बावजूद उसका एडमिशन नहीं हो पाया। जबकि कुछ अन्य बालिकाएं थी जो एससी और एसटी वर्ग से संबंधित थी, वो लोग कम मार्क पाई हुई थी लेकिन फिर भी उनका एडमिशन हो जाता है। तो चंपकम का मानना था कि ये तो भेदभाव है, संविधान के अनुच्छेद 15 का सीधा सीधा उल्लंघन है, और ये पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट और एक केस बनता है जिसको चंपकम दोरई राजन के नाम से जाना जाता है। और इसने अनुच्छेद 15 का हवाला दिया। अनुच्छेद 15 के अनुसार कहा गया कि अनुच्छेद 15 में किसी आरक्षण का प्राविधान नहीं किया गया है। जो आरक्षण है संविधान में वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात की गई है, ना कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की आरक्षण की बात की गई है। इसी मामले को लेकर जब यह सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष लिया चंपकम दोरई राजन का और मद्रास का जो कम्युनल जियो था उसको निरस्त कर दिया गया। यानी चंपकम के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। और जैसे ही ये फैसला आया अब नेहरू जी परेशान हो गए। उनको लगा कि अगर ये फैसला आगे जारी रहा तो फिर एससी और एसटी वर्ग का जो रिजर्वेशन है, जो कोटा है, जो आरक्षण का कोटा है, वो चल ही नहीं पाएगा। तब उन्होंने क्या किया, संविधान का पहला संशोधन कराया, संविधान का प्रथम संशोधन करवाया, प्रथम संशोधन। और प्रथम संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 15 में चौथा खंड जोड़वाया। अनुच्छेद 15 में चौथा खंड जोड़ा गया, वही जो हम लोग बात कर रहे थे। यहां एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, एक बार फिर से वापस आते हैं। यहां देखिए जो हमने कहा था कि ये 3 खंड तो हमारे मूल संविधान में था, लेकिन इसका जो चौथा खंड है
पांचवा खंड है और छठा खंड है, ये बाद में जोड़ा गया है, तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तब ये चौथा खंड जोड़ा गया और चौथे खंड में क्या कहा गया, चौथे खंड पे आ जाइए। चौथे खंड में एक नया क्लॉज जोड़ दिया गया इसमें पहले संविधान संशोधन के माध्यम से, और इसमें लिख दिया गया कि राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के, अन्य पिछड़े वर्ग के सामाजिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकती है, कुछ विशेष उपबंध कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और यहां समझने की आवश्यकता है हमको। क्या समझना है इसको देखिए। इस अनुच्छेद 15 के चौथे खंड में कहा गया कि अनुसूचित जातियों यानी जो एससी वर्ग है, उसके अलावा अनुसूचित जनजातियों यानी जो एसटी वर्ग है, इसके अलावा अन्य पिछड़ी वर्ग यानी जो ओबीसी वर्ग है, इनका सामाजिक और शैक्षणिक आधार लिया जाएगा और इसी के आधार पर इनके लिए सरकार यानी राज्य कुछ विशेष व्यवस्था दे सकती है, और इसी के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने में इन वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर दिया गया। यानी अभी तक जो आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों में था, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया गया। अब शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में भी इनको आरक्षण की व्यवस्था दे दी गई, लेकिन आधार केवल दो ही बना है। क्या है कि वो सामाजिक रूप से पिछड़े हों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों, सोशल बैकवर्ड हो या एजुकेशनल बैकवर्ड हो, उन्हीं लोगों को यह आरक्षण दिया जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मूल संविधान में केवल विधानमंडल में आरक्षण का प्राविधान था, लेकिन आगे चल करके यहां पर सरकारी नौकरियों के साथ साथ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का भी आरक्षण दे दिया गया। तो बात क्लियर हो गई होगी कि ये चौथा खंड कहां से आता है। तो इस तरह से ये आरक्षण आगे बढ़ा दिया गया, जो वर्तमान समय में भी चल रहा है। इसके बाद क्या हुआ, ये आरक्षण तो दे दिया गया कि जो शैक्षणिक संस्थान है इनको रिजर्वेशन मिलेगा, और रिजर्वेशन बता चुका हूं कि इसमें एससी वर्ग को 15% और एसटी वर्ग को 7.5% का रिजर्वेशन दिया गया। अभी ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला, ध्यान रखिएगा, जबकि संविधान के अनुच्छेद 15 में ओबीसी की भी बात की गई है। इसकी चर्चा अभी आगे करेंगे। अब 1950 से लेकर 2024 के बीच में आरक्षण का क्या इतिहास रहा, कैसे कैसे आरक्षण बढ़ाया गया, इसको हम लोग समझेंगे अगले अनुच्छेद में, यानी अनुच्छेद 16 का संबंध है इससे। तो अभी जो अनुच्छेद 15 की बातें हो रही हैं उसको देख लेते हैं, फिर अनुच्छेद 16 पे आएंगे और देखेंगे कि आरक्षण के संबंध में आगे 1950 से लेकर के 2024 तक क्या क्या बदलाव हुए और कैसे कैसे इस पे राजनीति हुई है। तो यहां पर एससी और एसटी का जो आरक्षण था अभी तक केवल दो जगहों पर था। एक तो विधानमंडल में था, विधानमंडल जिसका वर्णन अनुच्छेद 330 से 340 तक किया गया, और दूसरा सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, और इसका वर्णन अनुच्छेद 16(4) में किया गया था। अब शिक्षण संस्थाओं में भी इन वर्गों को आरक्षण दे दिया गया, यानी 15(4) भी इसमें जोड़ दिया गया। तो 15(4) कब जोड़ा गया, पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से। ये तो बात हो गई अनुच्छेद 15 के चौथे खंड की। अब चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 15 के पांचवें खंड पर। अनुच्छेद 15 के पांचवें खंड में क्या हुआ, जब यह आरक्षण लागू किया गया तो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने में आरक्षण,
तो ये आरक्षण केवल सरकारी शिक्षण संस्थाओं तक ही सीमित था। तो ये बात भी उठने लगी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, निजी शिक्षण संस्थान हैं, उनमें भी ये आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। तो एक खंड और जोड़ करके जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी ये आरक्षण का प्राविधान कर दिया जाता है। तो यहाँ पर निजी शिक्षण संस्थानों में, निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, तो एक नया खंड फिर से जोड़ा गया, इस पांचवें खंड को जोड़ दिया गया और निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण के प्राविधान को लागू कर दिया गया, जबकि इसके पहले केवल सरकारी विद्यालयों में आरक्षण का प्राविधान हुआ करता था। तो ये पांचवा खंड जोड़ा गया। उसके बाद अभी हाल ही में आप जानते हैं छठा खंड जोड़ा गया, अनुच्छेद 15 का छठवां खंड। और इस छठवें खंड में क्या कहा गया, अभी तक जो बातें हुई थी केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग थे उन्हीं के उत्थान के लिए कुछ विशेष व्यवस्था राज्य कर सकती थी। तो यहाँ पे एक नया आधार बनाया गया, कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो हैं वो तो हैं ही, उनके लिए आरक्षण का प्राविधान तो राज्य कर ही सकती है। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी कुछ विशेष व्यवस्था सरकार कर सकती है। तो यहाँ पे एक नया आधार बना, क्या, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध ये लाया गया अनुच्छेद 15 के छठवें खंड के माध्यम से। इसमें भी ए और बी करके है, ये जो लाइन हमने लिखा है ये अनुच्छेद 15 के छठे खंड का ए है, इसको आप ए मान लीजिए, और बी भी इसमें जोड़ा गया। और क्या कहा गया, कहा गया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं इनको एक नया वर्ग माना जाएगा और इस वर्ग को क्या कहा गया, ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस, और ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दे दिया गया। तो 10% का रिजर्वेशन जो मिला है ये अनुच्छेद 15 के छठवें खंड के माध्यम से दिया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे, फिर से हम लोग बैक में चलते हैं, फिर से हम लोग बैक में चलते हैं और यहां देखेंगे ये वाला। तो यहां पे ये जो अपवाद है, ये अपवाद है चौथा खंड, पांचवा खंड और छठा खंड। यानी समानता का मौलिक अधिकार तो दिया गया लेकिन मूल रूप से समानता तो थी ही नहीं हमारे देश में। तो इस समानता को लाने के लिए जिनकी स्थिति बहुत खराब थी सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, इनको आधार बनाया गया, सामाजिक और शैक्षणिक आधार बनाया गया। और इस आधार पर एससी, एसटी और आगे चल करके ओबीसी को भी आरक्षण का प्राविधान किया गया। बाद में जनरल वर्ग के लोगों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया। तो अभी 2019 में संविधान में संशोधन करके और इस संशोधन के माध्यम से ईडब्ल्यूएस की एक नई कैटेगरी बनाई गई और 10% का इनको रिजर्वेशन दे दिया गया। तो वर्तमान समय में अगर रिजर्वेशन को आप देखेंगे तो यहां पर एससी वर्ग को 15% का आरक्षण मिला है, एसटी वर्ग को 7.5% का आरक्षण मिला है, ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण मिला है, और जो अभी ईडब्ल्यूएस वाले आ गए हैं, ईडब्ल्यूएस, इनको 10% का आरक्षण मिला है। तो इसमें 3 लोगों की चर्चा तो हम कर चुके हैं, एससी वर्ग, एसटी वर्ग और ईडब्ल्यूएस। इसमें एक बचा हुआ है, ओबीसी का आरक्षण कहां से आया, क्योंकि मूल संविधान में तो ये था नहीं। तो जब मूल संविधान में था नहीं तो ये आरक्षण कहां से आ गया, इसका अपना एक अलग इतिहास है। जब हमारा संविधान लागू किया गया उस समय केवल एससी और एसटी वर्ग को ही आरक्षण दिया गया था, ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया। लेकिन अब मांग होने लगी कि चूंकि संविधान के अनुच्छेद 15 में इसका वर्णन है तो इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो इसके लिए कमेटी बननी शुरू हुई। पहली कमेटी 1953 में बना, काका कालेलकर समिति का गठन किया गया, लेकिन उसके रिपोर्ट को नहीं स्वीकार किया सरकार ने। आगे चल करके दूसरा पिछड़ा आयोग बनाया गया
जिसको मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, उसने अपना रिकमेंडेशन दिया 1980 में, लेकिन इंदिरा गांधी ने फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, लागू नहीं किया। 10 साल बाद वीपी सिंह की सरकार आई 1990 में, तो उन्होंने इस आरक्षण को लागू कर दिया, 27% का आरक्षण दे दिया ओबीसी को। लेकिन इस पे एक मुकदमा हो गया, केस हो गया, जिसको इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है। उसने जो निर्णय दिया, उस निर्णय में कई क्लॉज जोड़ दिए, कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लागू कर दिए, कई प्रकार की रोक लगा दी, जैसे आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक ना, आरक्षण केवल सिलेक्शन में दिया जाएगा, प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह के कुछ इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इन रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए संविधान में फिर से कई बार संशोधन किया गया, और उन संशोधनों के माध्यम से इन सारी चीजों को समाप्त किया गया। तो ये जो संशोधन किए गए, इसका वर्णन हम लोग अनुच्छेद 16 में देखेंगे। तो इसीलिए ओबीसी का इतिहास हमने अभी आपको नहीं बताया है कि ओबीसी को आरक्षण कैसे कैसे दिया गया, और इसमें क्या क्या मुकदमे हुए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसले सुनाए। इसको हम लोग जब अनुच्छेद 16 का वर्णन देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि ओबीसी के साथ क्या हुआ था। ये तो अनुच्छेद 15 का वर्णन हो गया, आपको अब ठीक से समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 15 का पहला खंड और दूसरा खंड ये मौलिक रूप से मौलिक अधिकारों के संबंध में दिया गया है, यानी समाज में सारे लोग समान हैं, यहां पर इन 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ना तो सरकार किसी के साथ भेदभाव करेगी कानून बनाने में या प्रशासन को देखने में, ना ही एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव करेगा, असमानता दिखाएगा। और ये भेदभाव ना तो खंड क के आधार पे होगा, ना तो खंड ख के आधार पे होगा, यानी ना तो सार्वजनिक स्थलों पर होगा, ना तो सरकार के द्वारा जो वित्त पोषित सार्वजनिक स्थल हैं वहां भी कोई भेदभाव नहीं होगा। ये तो मूल स्वरूप है अनुच्छेद 15 का, समानता का मौलिक अधिकार है। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी है वो सब अपवाद है, तीसरे खंड से ही अपवाद है हमारा, क्योंकि तीसरा खंड भी अपवाद है। महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था दे दी गई, तो देखने में लग रहा है कि 15 का उल्लंघन है, लेकिन हकीकत में है नहीं, क्योंकि महिलाओं की स्थिति खराब है। तो जब तक उनकी स्थिति पुरुषों के बराबर नहीं हो जाएगी तब तक ये आरक्षण चलेगा। उसी तरह से चौथे खंड में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दे दिया गया, तो देखने में अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है, लेकिन है नहीं। ये सकारात्मक समानता की अवधारणा को लेके चल रहा है और कह रहा है एससी एसटी ओबीसी की स्थिति खराब है, जब तक इनकी स्थिति सुधर नहीं जाती तब तक ये आरक्षण चलता रहेगा। उसी तरह से खंड 5वें में निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण को आगे बढ़ा दिया गया। और खंड 6 में जो जनरल वर्ग का एक लंबा आंदोलन चल रहा था 1990 से लेके 2019 तक, ये लोग मांग कर रहे थे कि सबको तो आरक्षण मिल गया, एससी को मिल गया, एसटी को मिल गया, ओबीसी को मिल गया, तो जनरल वर्ग कहां जाएगा? जनरल वर्ग को भी तो कुछ मिलना चाहिए। क्या जनरल वर्ग में सारे लोगों की स्थिति अच्छी है? सारे लोग अमीर हैं, यहां भी तो गरीब हैं। तो सरकारों के द्वारा कहा जाता था कि भाई आर्थिक आधार कहीं है ही नहीं संविधान में कि आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाए, तो फिर जनरल वर्ग को हम आरक्षण दे कैसे सकते हैं? यही कारण था कि अभी तक जनरल वर्ग को आरक्षण नहीं मिला था। केवल दो ही आधार रखे गए थे, सामाजिक और शैक्षणिक आधार, और दोनों आधार पर जनरल वर्ग कहीं से पिछड़ा नहीं है। शिक्षा में भी सबसे अच्छी स्थिति है जनरल वर्ग की, और समाज में भी उच्च वर्ग माना जाता है, सम्मानित जातियां मानी जाती हैं जनरल वर्ग की। तो इनकी स्थिति खराब नहीं थी, तो आरक्षण दिया कैसे जाए? तो ये आरक्षण की रूपरेखा नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय किया। 2019 के चुनाव के ठीक पहले सरकार को ऐसे लगा कि अगर जनरल वर्ग को ये आरक्षण दे दिया जाए तो चुनाव में फायदा मिल सकता है। वही हुआ, एक नई कैटेगरी जोड़ी गई, आर्थिक आधार बनाया गया पहले संविधान में संशोधन करके, यानी छठवें खंड का पहला उपखंड ए वाला जो है उसमें कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार से इतर आर्थिक आधार पर सरकार कुछ विशेष व्यवस्था कर सकती है। और इसका जो दूसरा खंड है यानी बी वाला, इसमें कहा गया कि जो जनरल वर्ग के लोग हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यही लोग आएंगे, और इन लोगों को 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया था। एससी एसटी ओबीसी इन लोगों ने भी क्लेम किया था कि इस 10% में से हमको भी चाहिए।
क्योंकि हम लोग भी गरीब हैं। अभी तक जो हम लोगों को आरक्षण मिला है वो गरीबी अमीरी के आधार पे नहीं मिला है, ये सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे मिला है। आर्थिक आधार पे जो आरक्षण तय किया जा रहा है, इसमें हम लोगों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जबकि सरकार कह रही थी नहीं, केवल जनरल वर्ग को दिया जाएगा। तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया, तो उसने यह माना कि चूंकि एससी एसटी ओबीसी को पहले से आरक्षण मिल चुका है, इसलिए इस कैटेगरी में इनको रखना ठीक नहीं है, इस कैटेगरी में केवल जनरल वर्ग के लोग ही आएंगे। तो ये 10% का जो आरक्षण है केवल 10 जनरल वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है। तो बात समझ में आ गई होगी क्या है अनुच्छेद 15 और किस तरह से आरक्षण के माध्यम से सामाजिक समानता के मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आरक्षण परमानेंट नहीं है, पहली बात तो ये जान लीजिए। आरक्षण 10 वर्ष के लिए दिया गया था शुरुआत में, और हर 10-10 साल पे ये रिन्यूअल किया जाता है। और जिस दिन इनकी स्थिति एक बराबर हो जाएगी समाज में, उस दिन आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तो आरक्षण परमानेंट नहीं है, आरक्षण टेम्परेरी है। और अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 के माध्यम से इस आरक्षण का प्राविधान किया गया है। तो अनुच्छेद 15 में आरक्षण का क्या प्राविधान है, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे अनुच्छेद 16 को जब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, तब फिर देखेंगे कि आरक्षण किस तरह से आगे बढ़ा, ओबीसी को आरक्षण कैसे मिला, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, कोर्ट का क्या फैसला आया, कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए किस तरह से संसद में फिर से संविधान संशोधन किए गए। कई संशोधन हुए हैं, और इन संशोधनों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में जो निर्णय आया था, उस निर्णय को पलट दिया गया सरकार के द्वारा, और इस आरक्षण को बरकरार रखा गया है, जो वर्तमान समय में भी चल रहा है। तो ये 15%, 7.5%, 27% और 10% का रिजर्वेशन आपको याद रखना है। बाकी आरक्षण का जो इतिहास है वो हम लोग अगले क्लास में अनुच्छेद 16 में समझेंगे, देखेंगे 16 में क्या वर्णन है और आरक्षण की क्या जरूरत पड़ गई, ये संविधान प्रदत्त है या संविधान विरुद्ध है, इसके बारे में समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 15 का डिस्क्रिप्शन और आरक्षण का मूलभूत जो इतिहास है, विकास है, वो हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके विकास का जो अगला खंड है 1950 से लेके 2024 तक का, ये अगले खंड में हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 16 के डिस्क्रिप्शन में। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि क्लास काफी लंबा हो रहा है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अनुच्छेद 16 अवसर की समानता और उसमें आरक्षण का क्या प्राविधान है, आरक्षण का पूरा इतिहास भी इसी में हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसी पे राजनीति हो रही है। तो विद्यार्थियों को और जागरूक जनता को भी ये जानना चाहिए कि आरक्षण की व्यवस्थाएं किस किस तरह से की गई हैं। तो आज के क्लास को इसी नोट के साथ हम लोग समाप्त करेंगे, और हर बार की तरह आप लोगों से वही पुराना अपील है कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाएं। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।